वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। जैसे कि देखिए, कल हमने आर्टिकल डिस्कस नहीं किया, तो जिस दिन नहीं होता हम 2 दिन का कंबाइन करके करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो हम आज 16 और 17 के जो आर्टिकल्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको हम कंबाइन करके आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आप में से प्लीज़ बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे कि मैम प्लीज़ रेगुलर रहिएगा, नहीं हो रहा। तो देखिए, मैं डे मिस हो रहा है, मुझे दिख रहा है डे मिस हो रहा है, जानबूझ के नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, मेरे स्केड्यूल्स की वजह से कुछ बिज़ी हूँ मैं अभी। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि हम 2 दिन का भले एक साथ कर लेंगे, लेकिन स्किप नहीं करेंगे हम, है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो नहीं छूटेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये आपको 16 का और 17 का जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 2 दिन का, कल का और आज का, वो सब कुछ हमने कवर किया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या क्या न्यूज़ में रहा है इन 2 दिनों में। ठीक है, और आप सभी का जो वेट कर रहे हो आप लोग कि न्यूज़ आएगा, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि आप लोगों का बिलीव है ना, तो आई अश्योर कि मैं उस बिलीव पे खरी उतरूँ, आई थिंक यही बोलते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ मुझे और पूछना था कि जैसे मैं ये सोच रही थी कि जैसे प्रीलिम्स आने वाला है ना, बहुत ही अब टाइम कम बचा है हम लोगों के पास, मिड ऑफ दिसंबर में हम हैं। और तो मुझे लगा कि शायद हमें कोई छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं जैसे शॉर्ट्स के फॉर्म में, कि जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा है, स्टैटिक में, नॉट करंट, स्टैटिक, क्योंकि करंट तो बहुत अथा है हमारे पास, है ना। तो हम स्टैटिक पे काम कर सकते हैं। तो छोटे छोटे जैसे नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गए, तो उस पर छोटे छोटे जो चीज़ें आ सकते हैं, या फिर जो PYQ बेस्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई वीडियो मुझे डालनी चाहिए जिससे आपको भी रिवीजन में थोड़ा हेल्प मिले, है ना। और ताकि वो रनिंग में भी रहे, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा प्रीलिम्स के लिए। तो आप बताइएगा कुछ सजेशन क्या करना चाहिए, या आपको कोई डाउट सेशन चाहिए हो, है ना। ऑल्दो बहुत सारे हैं यार, मैं इसलिए भी वीडियो नहीं बनाती क्योंकि यूट्यूब पे भरे हुए हैं, बहुत सारे हैं आपको बताने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको पर्सनली कोई लग रहा हो इशू जो आपका रिजॉल्व नहीं हुआ है वीडियो से, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, या कुछ सजेस्ट करना हो तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मनीष सबरवाल जी का एक आर्टिकल है। एक्चुअली इन्होंने क्या बताया है कि एक अमर सिंह करके एक आर्मी, ब्रिटिशर्स आर्मी में ये सर्विंग थे इंडियन के, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक में बताया था कि किस तरह से इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो देश के फिस्कल पॉलिसी को, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है। अगर आप बात करोगे, जैसे कि अगर हमारा 1991 के बाद से हमारा नेशन ने जो है LPG को रिफॉर्म लिया है, ठीक है, यानी हमारी जो इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, हमने उसको ओपन किया, बाहर से इंटरनेशनल मार्केट्स आने लग गए। क्योंकि तब तक भी ना हमारे पास कम से कम 60 से 70 80% जो पॉपुलेशन थी ना, वो एग्रीकल्चरली बेस्ड थी। 1991 के बाद जो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो बढ़ने लगा, वो अलग सर्विस सेक्टर्स में इन्वेस्ट होने लग गए, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर्स में बढ़ने लगा। इससे पहले हमारा इतना नहीं था। अब जैसे अगर यहाँ पे 1990 का एक डेटा बता रहे हैं, जहाँ हम पहले 1 लाख करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जाता था, वो चीज़ खर्चा बढ़ के 100 लाख हो गया, ठीक है, 100 लाख हो गए। तो लेकिन यहाँ पे बात इस चीज़ की है कि वो किस चीज़ पे इन्वेस्ट हो रहे थे, ताकि हमारे जो डेली के एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करें या नॉन फार्म में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करें, तो उनमें जो है इनकम जनरेशन हो, है ना। लेकिन यहाँ पे राइटर एक चीज़ जो इशू ओवरऑल आर्टिकल में जो बात करना चाह रहे हैं ना, वो इंडिया की वेज रेट की बात बता रहे हैं कि इंडिया में एक्चुअल में बहुत बड़ा इशू, पता है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा ये है कि जो सैलरी होती है ना, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप बात करोगे कि वेज के इतना कम होने का जो चैलेंजेस हैं वो ग्लोबल के साथ साथ इंडिया में भी हैं, तो वो चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इन्होंने अपनी बुक में इन्होंने बताया कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग से हम ज़्यादा जॉब नहीं ले पाते हैं, ठीक है, ये इनका कहना है। और इसके अलावा जैसे आप कुछ कंट्रीज़ में पॉलिटिकल ब्लैकिश होते हैं, ब्लैक क्लैशेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यूरोप का अभी एग्जांपल ले लो कि यूक्रेन के और रशिया के बीच में पॉलिटिकली मुद्दा है ना, इशू है। अब इससे क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी ठप हो रखी है, और इससे ये लोग जो ग्लोबली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे इकोनॉमी, उसको भी इम्पैक्ट हो ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि क्या होता है कि कई बार जो आपके मॉडर्न स्टेट्स होते हैं, या फिर कोई कंपनी होती है, या फिर कंट्री होती हैं, वो अपना फ़ायदा देख लेती हैं, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं, ठीक है, या इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, उन्हें इतना फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है।
और इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके अगर आप बैलेंस शीट्स देखोगे, उनकी ग्रोथ, उनके जो भी, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे, जर्नलिज्म पे, उनका अलग ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूएस फेडरल का बताया है कि यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट जो कि 1 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन तक भी जो है क्वांटिटेटिव में ग्रोथ हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे अभी रिसेंटली अगर आप बात करोगे, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंस किया अपने कैंपेन में कि भैया अगर मैं आऊँगा तो अब मैं क्या करूँगा, अपने जो भी वोटर्स हैं उनका कम से कम 2 ट्रिलियन ओवरऑल जो है फेडरल स्पेंडिंग जो है वो कट करूँगा। ठीक है, और कैसे कट करूँगा कि उनसे जो लिए जाने वाले टैक्स है उसको रिड्यूस करके, जो चाइना या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो यूएसए को इंपोर्ट करती है या यूएसए को एक्सपोर्ट करती है, यूएसए इंपोर्ट करता है और या वो कंट्री इनको एक्सपोर्ट करती हैं, तो उन पे जो है चार्जेस लगाने की बात करी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो डेवलप्ड कंट्री है वो वापस से वही वाली बात है, डेवलप्ड नेशंस के लिए तो फ़ायदा है ना, चिल पिल वाला सीन है, लेकिन चाइनीज़ कंट्रीज़ के लिए या फिर जो भी एक्सपोर्ट कर रही है इनको, जैसे चाहे इंडिया हो चाहे वो कोई भी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के लिए, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें वेज रेट को इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पर अगर हम लेंस ऑफ साइंस यानी साइंस के लेंस से भी अगर हम समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया में जो है वेजेस जो हैं वो काफ़ी रिड्यूस हैं या काफ़ी बहुत लेक है, बहुत कम है एज़ कंपेरेटिवली अदर नेशंस के। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर सबसे पहली बात बता रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि कार्तिक मुरलीधरन की एक बुक है स्टेट लीड रोड मैप ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे कार्तिक मुरलीधरन, उनकी एक बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इंडिया के अगर आप स्टेट की भी बात करोगे ना, जैसे कर्नाटक और यूपी, कर्नाटक में जितना आपको जीडीपी जनरेट या फिर इनकम जनरेशन ईजिली मिल जाता है उतना यूपी में नहीं है। ठीक है, कर्नाटक से यूपी में जॉब ले जाना भी बहुत मुश्किल है, या फिर वहाँ से लोगों का यहाँ आना और यहाँ से जॉब लेना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे, जैसे राइटिंग यहाँ बता रहे हैं कि अगर मान लो हमारे इंडिया में रहने वाले सारे लोग कर्नाटक जैसे सिटी में रहने लग जाए तो हमारी जीडीपी ना चाइना की जीडीपी से भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमारे इंडियंस हर कोई बंदा जो है ना सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करने लग जाए तो आपकी जीडीपी का जो लेवल है ना वो इंग्लैंड से भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमारी हर एक कंपनी जो है सॉफ्टवेयर की, अगर वो टीसीएस के जैसे या टीसीएस से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी तो हमारा जो लेबर वेज रेट है वो बढ़ जाएगा। और अगर हमारे लोगों की जो स्किल है अगर वो डबल हो गई तो क्या होगा, इससे इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमारा टारगेट है वो उससे भी ज़्यादा हम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्बनाइजेशंस, फैक्ट्रीज, फाइनेंशियलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल्स, इन सब में जो है सजेशंस देने की बात करी है कि इन सब पे हमें काम करना होगा, तभी जो है आप जो ओवरऑल वेजेस रेट की जो डिमांड कर रहे हो वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एक इंजीनियरिंग लेंस से देखोगे ना, अगर आप सेक्टर वाइज भी बात करोगे कि हमारे जो इंडिया में एग्रीकल्चर है, सबसे ज़्यादा लोग आज भी जो है कम से कम 60% लोग जनरेशन जो है डिपेंड इनकम पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर पे है। लेकिन राइटर यहाँ बता रहे हैं कि जो मुरलीधरन है इकोनॉमिस्ट, की एग्रीकल्चर एक सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन सेक्टर है रेदर देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि एग्रीकल्चर से आपको इतना ज़्यादा इनकम जनरेशन नहीं मिलेगा। और ना ही और स्पेशली जो पुअर स्टेट्स है हमारे पास, उनमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का ज़्यादा है। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे वो आपका यूपी हो, चाहे वो आपका झारखंड हो, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, इन सेक्टर्स, इन सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो लोग डिपेंड है वो किस पे हैं, एग्रीकल्चर पे हैं। और यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आप बेंगलुरु में वॉक करने का डिस्टेंस भी देखोगे ना, तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि लोग वॉक से ज़्यादा कार का यूज़ करते हैं 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से लेबर फोर्स भी सराउंडिंग होती है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की भी जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिस्ट है डैनियल कैनेमैन, उनका सजेशन ये है कि देखिए अगर आप मान कि आपको अपने रिजल्ट को बेहतर करना है, ठीक है, चाहे वो कंट्री का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो या किसी भी चीज़ का, और आप उस रिजल्ट को बेहतर करने के लिए ये सोच रहे हैं कि आप अगर एक्सेलेरेटर पे भागोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, तो ये आपका मिथ है, गलत है। लेकिन एक्सेलेरेटर में भागने के साथ आपको ब्रेक की ज़रूरत है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, एक बर्ड आई व्यू रखने की ज़रूरत है कि आपको क्या रैशनलाइजेशन रखना है, क्या डिजिटलाइजेशन है, क्या डीक्रिमिनलाइजेशन है, उन चीज़ों को अडॉप्ट करके उन्हें पहचान के उस पर शिफ्ट होने की यहाँ पे ज़रूरत का यहाँ पे सजेशंस दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पे 3 चीज़ें आप जैसे रैशनलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और डीक्रिमिनलाइजेशन। तो सबसे पहले राइटर बता रहे हैं कि अगर रैशनलाइजेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो अगर आप देखोगे तो अभी पिछले कुछ टाइम से कम 25 मिलियन सिविल सर्वेंट हैं जिनका अब पहले से लेवल जो है बेटर तो हुआ है, लेकिन वो अब क्या हो गया, स्टील फ्रेम से स्टील कैच के फॉर्म में हो गया है। यानी सिविल सर्वेंट जो पहले एक
एक स्टील के बने हुए फ्रेम की तरह होते थे, जल्दी से किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1990 से पहले बात करोगे तो हमारे इंडिया में लाइसेंस राज था। लाइसेंस राज का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप कोई भी बिल्डिंग भी बनाना चाह रहे हो, कोई कॉलेज ओपन करना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको कम से कम 10 से 20 जो है विंडोज़ में जाना होता था क्लियरेंस कराने के लिए। अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स को अलग अलग तरीके से फाइल्स चेक करानी होती थी, उसमें करप्शंस अलग है, हाई लेवल, लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक, ठीक है, बहुत ही आनाकानी होती है। लेकिन अब जो है उन्होंने कहा कि वो चीज़ तो चेंज हुई है, लेकिन अब एक स्टील केज है, यानी एक बंद एक पिंजरे में है वो, है ना, अभी भी उनके पास काफ़ी कुछ चीज़ें परमिट करने के अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन की जो बात है वो कहीं ना कहीं अभी और उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, अब जैसे डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, नेशनल ओपन कंप्लायंस ग्रिड्स बनाए हैं। और अगर हम और बात करें तो यूनिक एंटरप्राइजेज नंबर पैन 2.0, एंटर डिजी लॉकर जैसी चीज़ों को नो डाउट इंडिया ने बहुत ही आगे बढ़ावा दिया है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करें तो राइटर बता रहे हैं कि जैसे जन विश्वास 1.0 और जन विश्वास 2.0 के तहत यहाँ पे जेल के काफ़ी सारे प्रोविजंस को चेंज किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे लॉज में चेंजेस करे गए हैं, स्पेशली जो BNS आया है भारतीय न्याय संहिता के तहत, ठीक है, कि बहुत सारे क्राइम्स में जब जेल में बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं उन्हें रिलीज़ करने के लिए, या उनके जो अपडेशंस हैं, या उनके ऊपर जो मुकदमे पे मुकदमे चलते, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस करी गई हैं। लेकिन ये इतने फ्रूटफुल नहीं दिख रहे हैं जितने होने चाहिए, ठीक है। अगर आप बात करोगे क्राइम्स, कई बार क्या होता है कि जैसे राइटर यहाँ बता रहे हैं कि जिन क्राइम्स पे फोकस करना है वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं नहीं है। और ना होने का बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है कि हमारे पास उतने एफिशिएंट पुलिस, उतने एफिशिएंट, उतने हमारे पास जो वैकेंसी फुलफिल होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक मान रही है, ठीक है। यहाँ पे राइटर का ये कहना है, अगर आप जेल के प्रोविजंस में चेंजेस करते हो तो आपकी अब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल में कम से कम 5,000 ज़्यादा अभी आपको जो है वो है प्रिजनर्स, मतलब जो जेल के जो मेन इंचार्ज होते हैं उनकी ज़रूरत है, कम से कम 20,000 प्लस स्टेट गवर्नमेंट जेल में यहाँ पे टेम्पलेट्स की ज़रूरत है। तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि यहाँ पे जैसे अभी कुछ टाइम पहले पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात चल रही थी, तो उसमें बहुत बड़ा एक रीज़न, एक चीज़ जो बताई गई थी वो ये थी कि इंडिया में ना जो जेल में रहने वाले प्रिजनर्स हैं ना, वो एज़ कम्पेयर अगर वर्ल्ड से ज़्यादा देखोगे ना, वर्ल्ड के कंपेरेटिवली ग्लोबली, तो 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रिजनर्स इंडिया के जेल में हैं। दैट मीन्स जहाँ एक 1:2, अब जैसे एक रूम है 1:5 लोग रहने की जगह है, वहाँ कम से कम 20 से 25 लोग रह रहे हैं प्रिजनर्स में। तो इतना ओवर जो है क्रिमिनलाइजेशन हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ बताई है। इसके अलावा ग्रीक हिस्टोरियन थुसिडियस का एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि देखिए क्या होता है कि जब आपका नेशन जो है, ठीक है, जब आपकी या आर्मी जो है ना, अब आर्मी में क्या होता है, 2 तरह के सोल्जर्स होते हैं। एक तो होता है थिंकर जो सोचता है, एक है जो डूअर है, ठीक है। अगर थिंकर की और डूअर की सोच नहीं मिलेगी ना, तो क्या होगा कि मूर्ख से मूर्ख, जो फूल से फूल और लो थिंकिंग जो कवर्ड्स लोग भी होंगे ना, वो आपके आर्मी में अटैक कर देंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे ग्रीक फिलोसोफर थ्यूसिडियस का कहना ये है कि आपके जो थिंकर्स हैं, यानी जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी जो आपके एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी सोच मिलनी चाहिए, ठीक है। उनके जो पॉलिसी हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक शायरी का यूज़ किया है, फ़िराज शिकवत ए ज़ुल्मत ए शाहब से, ठीक है। मतलब यही है कि बिजली, मतलब रोशनी के ज़रूरत में सिर्फ अंधेरे को कोसने से अच्छा है खुद को ही जला लो एज अ कैंडल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये ब्लेम करते हैं कि हमारे पास लो वेज रेट है, हमारे पास इंफ्रा नहीं है, हमारे करप्शंस हैं, ब्यूरोक्रेट सही नहीं है, तो इट्स बेटर वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, यहाँ पे हमने 17 का कंपेयर किया है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल ये भी एक इकोनॉमी पे ही है। फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस पिकेटी, ठीक है। इन्होंने ये बात बोली है कि देखिए क्या होता है कि इंडिया जो है ना, अभी आपको पता है डेवलपिंग नेशन से, नो डाउट डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वेट करे कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब जाके हमारे नेशंस में जो भी इनइक्वालिटीज़ बची हुई हैं, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन और वुमेन के जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड हो, जिस भी तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की इनइक्वालिटीज़ हैं, उसको मैं तभी ठीक कर पाऊंगा जब मैं अमीर होऊंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट जो थॉमस
निकोलस पिकेटी, उनका ये कहना है कि इंडिया को तब तक का वेट नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल इन्होंने बताया कि अगर आप अभी रिसेंट के टाइम पे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखोगे, है ना, कि अभी जो है घरेलू, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया में, हाउस होल्ड जो है घर में रहने वाले लोगों के द्वारा कितना जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है अपने हाउस होल्ड्स के चीज़ों पे, फास्ट कंज्यूमरिंग जो गुड्स होती हैं जैसे कि 2 व्हीलर्स होता है, 4 व्हीलर होती हैं, या फिर ट्रैक्टर होता है, या मूवीज़ में या एंटरटेनमेंट्स में, इनमें खर्च करने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी कम बताया है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप पिछले 10 से 12 साल का जो रूरल और अर्बन एरिया के अगर गिनी कोफिशिएंट देखोगे, तो वहाँ पे भी इन्होंने बोला कि जो कंजम्पशंस की जो क्वालिटी है ना, या वो जो लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी पहले से रिड्यूस हुई है। दैट मीन्स थोड़ा पॉजिटिव है। दैट मीन इनका कहना क्या है, गिनी कोफिशिएंट। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि गिनी कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मिनट देखो, ये गिनी कोफिशिएंट का कर्व होता है, इसको हम लॉरेंस कर्व भी बोलते हैं। एक्चुअली ये ना एक कॉरेडो करके गिनी है, मिस्टर कॉरेडो गिनी, उन्होंने दिया था ये कर्व 1920s के आसपास, 1918 के आसपास। इसका मतलब क्या है इस कर्व का, देखिए ये वाला जो आपका वाई एक्सेस है ना, इसमें आपके परसेंटेज ऑफ इनकम के बारे में बताया जाएगा, इसमें एक्स एक्सेस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, इसको लॉरेंस कर्व भी बोलते हैं या गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट। तो इसमें फ़र्क क्या है, देखिए क्या है कि ये बताता क्या है एक्चुअली, यहाँ इसका जो लेवल है ना वो 0 से 1% होता है। यानी आपका जो ये डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे है ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये आपकी परफेक्ट इक्वालिटी लाइन दिखा रही है। यानी जितने लोग हैं उतने ही लोगों की इनकम है ना, यानी सारे लोगों की इनकम बराबर है, वेल्थ जो भी है वो सब बराबर है ये। लेकिन जब ये चीज़ जितनी ज़्यादा डाउन होती जाएगी, दैट मीन्स जितनी इनकम है और जितने लोग हैं इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यानी बहुत लोगों की इनकम बहुत कम है एज़ कम्पेयर दूसरों लोगों के। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये गैप जितना बढ़ता है ना, ये वाला ये, तो उतना ही ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को दिखाता है, स्पेशली वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर 100 की बात करोगे तो ये 100 यहाँ तक आते आते कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरा जो है वेल्थ अच्छा है, वरना मेजॉरिटी लोगों के पास ऐसा है कि इनइक्वालिटी ज़्यादा है। जितनी उनकी सैलरी है या दूसरे की कंपैरेटिवली वेल्थ है, वो बहुत ही ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या है, देखिए लॉरेंस कर्व क्या होता है कि इस तरीके से, जैसे ये डिग्री है, मान लीजिए इसने कहा कि 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री को दिखाना कि कितना ये ब्रॉड है, ये कितना चौड़ा है, ये चीज़ ये लॉरेंस कर्व बताता है। लेकिन ये कितना परसेंट में है, जैसे वो निकाला जाता है गिनी कोफिशिएंट के द्वारा। जैसे गिनी का फॉर्मूला होता है कि A+A+B। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो है क्वांटिफाई में बताना, यानी 0 से 1 के बीच में क्या रेंज होगी इनइक्वालिटी की, वो गिनी कोफिशिएंट होता है। ठीक है, लेकिन बस वही फ़र्क है कि ये दोनों चीज़ें बताती ये हैं कि इनइक्वालिटीज़ कितनी हैं। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करता है इसको कि लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज़ कितनी हैं, वो गिनी कोफिशिएंट से पता चलता है। तो अभी जो हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें ये ही बता रहे हैं राइटर कि जो पिकेटी हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 10 से 12 साल में अर्बन और रूरल इंडिया जो इंडिया है उसके बीच में जो कंजम्पशंस है फास्ट मूविंग गुड्स का, जैसे कि 2 व्हीलर हो गया या माइक्रो फाइनेंस हो गया, लोन लेना हो गया, खर्च करना हो गया, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना हो गया, वो गाँव और अर्बन में जो पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस था वो कम हुआ है, वो गैप। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि नो डाउट उसमें कहीं ना कहीं जो है इनकम में कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा सोशल पॉलिटिकल इन जैसे रीज़न की वजह से भी जो है इसे काफ़ी जो है पोटेंशियल को बढ़ाया है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी रियलिटी है इंडिया के केस में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने बोला है इसका रीज़न है क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, सैनिटेशंस पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है जितना करना चाहिए था। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इनका पेटी का पूरा ओवरऑल ये एनालाइज ये बताता है क्या होता है कि जब इंसान के आप बेसिक ह्यूमन राइट्स पे, है ना, ह्यूमन राइट्स कह लो या ह्यूमन के जो रिसोर्सेज हैं उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, दैट मीन्स जो एक क्वालिटी एजुकेशन होगा, एक क्वालिटी हेल्थ होगी, न्यूट्रिशन होगा, सैनिटेशन होगा, वाटर की फैसिलिटीज़ होगी, तो जब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जब उसको मिलेगी ना तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी। लेकिन जब जैसे ही ये कम होता है ना तो लोगों की जो इंसान की जो किसी भी देश के लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो लो हो जाती है और वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती है, वो अपने स्किल्स को वर्क करके नहीं बढ़ा पाता है। ठीक है, तो वही जो एक विशियस साइकिल है वो इंडिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपको एक अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ह्यूमन वेस्ट डिस्पोज, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम हो गया, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों को काम करना होगा और नो डाउट काम कर भी रही है। लेकिन यहाँ पे पिकेटी ने एक डिसीजन दिया, एक सजेशन दिया
कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो लोग अमीर हैं ना, उनके सैलरी, उनके इनकम पे टैक्स ना लगा के उनके वेल्थ पे करना चाहिए। तो यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्या होता है कि जो भी अमीर लोग हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, शेयर्स हैं, ठीक है, चाहे टाटा कंपनी हो, टीसीएस हो, या फिर इन्फोसिस हो, कोई भी कंपनी हो, या अंबानी हो, कोई भी हो, ठीक है, उनके पास जब उनका क्या होता है, उनका जो वेल्थ होता है ना, वो उनकी कंपनी में ही इन्वेस्टेड होता है। और जब वेल्थ पे आप टैक्स लगाते हो ना, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी कंपनी, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, वो जो असेट है वो वेरिएबल है, वो मूव होता रहेगा कंपनी में, और उससे वो इनकम जनरेट करेंगे अपने वेल्थ को ही इन्वेस्ट करके। ठीक है, अगर आपने उस पर ही टैक्स लगा दिया तो फिर वो इन्वेस्ट किस पे करेगा, और जब कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो रिटर्न में क्या लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी या फिर उनकी जो इनकम है उस पर टैक्स लगाना ज़्यादा समझदारी होगा, जो चीज़ राइटर ने पिकेटी के सजेशंस को क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, तो ओवरऑल राइटर यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया को एक ऐसे नए टैक्स को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है जिसके बेसिस पे लोगों की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको और जो है फुलफिल कर सका जाए, मतलब किया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे। अब देखिए राइटर का ये कहना है, ओवरऑल आपको पता है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है, ये आपके सोसाइटी के पेपर 1 पे पॉपुलेशन जो है ना उस पे कवर होगा। ये कहना क्या चाह रहे हैं राइटर, इनका कहना है कि अगर आप देखिए बात करोगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो अब एक डेमोग्राफिक लेवल पे पहुँच गई है, जिसमें 67% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उसकी उम्र 15 से 59 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली उसमें से भी जो है अगर आप 26% पॉपुलेशन की बात करोगे तो वो 14 ईयर्स की है। 7% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी उम्र 65 है, 65 या 65 के बराबर है, इससे नीचे ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहीं अगर ओल्ड एज की पॉपुलेशन अगर आप यूरोप और यूएसए का कंपेयर करोगे तो यूएसए में तो 17% लोग बूढ़े हैं, यूरोप में 21% ही है। सोचिए इंडिया में तो 7% ही लोग बूढ़े हैं जिनकी एज 65 या 65 से ज़्यादा है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। लेकिन 2030 तक आते आते इनका कहना है राइटर का कि इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो 50 से 59 के बीच में होती है, ठीक है, या 59, ठीक है, वो जो है मेनली 68% है, रीच हो जाएगा, और जिसमें से उसकी एवरेज एज होगी 28.4%। ठीक है, और उसमें से भी डिपेंडेंसी वो लोग जो बच्चे होते हैं 14 से कम एज के, और 65 से ज़्यादा के जो लोग हैं वो नियरली 31% हो जाएंगे। उन्हीं को ही डिपेंडेंसी रेशो में इंक्लूड करते हैं, जो 14 से कम उम्र के हैं, जो जॉब नहीं कर सकते, और 65 से उम्र के जो ओल्ड एज के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटली वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में जो आने वाले टाइम पे होने वाली है वो है 1.04 बिलियन वर्किंग एज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इस तरीके से पूरे वर्ल्ड का अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़े लेवल पे ह्यूज चंक ऑफ जो है हम डेमोग्राफिक वर्किंग पॉपुलेशन रखे हुए नेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाई न्यू वेज सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, हेल्थ, साइंस, इन पे काम करना होगा ताकि इसका सही तरीके से हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे क्या राइटर बता रहे हैं कि क्या हम इस डेमोग्राफी से 2030 तक आते आते हमारा जो आज जीडीपी ट्रिलियन जो 3.5 के आसपास है, ठीक है, 3.5 ट्रिलियन, क्या उसको हम 60 ट्रिलियन तक पहुंचा पाएंगे? तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे क्लियरली एक राइट एजुकेशन, एक स्किल की रिक्वायरमेंट है, एक कॉग्निटिव पावर की रिक्वायरमेंट, एक फिजिकल हेल्थ की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बच्चों को अभी से जो है एक स्पेशली इन्होंने बोला है कि फीटल स्टेज से लेकर धीरे धीरे जैसे बच्चा और बड़ा होता है, फिर एडोलसेंट में, फिर एडल्टहुड में, तो वहाँ पे उसकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सभी चीज़ों पे हमें काम करना होगा। उसके हाई लर्निंग्स पे फोकस करना होगा, सुपर स्किल्स पे फोकस करना होगा, ताकि वो आने वाले टाइम पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स में उसे इशू ना क्रिएट हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटा यूज़ कर रहे हैं राइटर, इनका बोलना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो रिसेंटली 2019-20 में डेटा निकला था, उन्होंने कहा है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो 15 से 49 जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, उसमें से 41% तो वुमेन है, 50% मेन है। ठीक है, जिन्होंने 10% से 10 ईयर से ज़्यादा स्कूलिंग करी है, दैट मीन्स आपके 10th यानी 5th से ज़्यादा 10 ईयर से ज़्यादा स्कूल गए हैं वो। ठीक है, 10th से ज़्यादा उन्होंने स्कूलिंग करी है। इसके अलावा 57% वुमेन और 25% मेन ऐसे हैं जो आज भी इंडिया में एनीमिक के डिजीज़ के ग्रसित है ना। एनीमिक बहुत बड़ा एक इशू है, स्पेशली इंडियन के वुमेन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेशो ये बोला है कि स्कूलिंग जो है वुमेन्स की बहुत कम है, जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा स्कूल करा है, लेकिन मेन में ज़्यादा है 50%। तो ये रेशो आप देख रहे हो कितना गैप है। सेम एनीमिया का भी केस है, 25% ही मेन ऐसे हैं जिनमें खून की कमी है, लेकिन 57% वुमेन ऐसे हैं जिसमें ब्लड की कमी है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 18% वुमेन और 16% मेन ऐसे हैं जिनके बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि आपका जो एज होता है, आपकी जो हाइट होती है और आपका जो वेट होता है, ये
उस एज और ये सारे एक ही क्राइटेरिया में आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ जो है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं होता, तो इससे बॉडी मास इंडेक्स से मेजर करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बिलो नॉर्मल है। ठीक है, बिलो नॉर्मल है। और यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ये कोई सरप्राइज़ की भी बात नहीं है। बहुत सारे स्किलिंग प्रोग्राम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के होने के बावजूद भी आज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड या अनएजुकेटेड होने के बाद भी कई सारे यूथ ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जिन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा इमीडिएट काम जो होना चाहिए ना, वो ये है कि 15 से 19 साल के जो एडोल्सेंट गर्ल्स और बॉयज़ है ना, उन्हें वर्क अब आने वाले नेक्स्ट 3 डेकेड्स, जो आने वाला 30 साल होगा, उन्हें वो वर्क फोर्स में इंडल्ज होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें काम करना होगा। ऊपर से 34% जो गर्ल्स हैं, 35% जो बॉयज़ हैं जिनकी एज 15 से 24 की है, वो आने वाले 12 ईयर्स और मोर देन 12 जो एजुकेशन है, 12 साल से ज़्यादा का एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे। सेम 59% गर्ल्स और 31% बॉयज़ ऐसे हैं जो एनीमिक हैं। 44% गर्ल्स और 52% ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल BMI है। ठीक है, तो ये कुछ डेटाज़ हैं। और सेम ऐसे ही एसर के डेटा यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स की 2023 की रिपोर्ट इनमें बताई है कि हमारे पास नेशनली ओवरऑल 77% बच्चे ऐसे हैं जो 17 से 18 साल के कैटेगरी के हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ क्लास 2 की बुक्स पढ़नी आती है, डिवीजन करना आता है। 35% ऐसे हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना आता है। इसके अलावा हमारे पास क्लास 5th से लेकर क्लास 8 तक के जितने भी बच्चे हैं, उनके लेवल में ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं दिख रहा है उनकी डिग्री में, कि अगर एक 5th क्लास का बच्चा है तो एक 8th क्लास के बच्चे में जो एक स्किल का डिफरेंस होना चाहिए, या उसकी जो मैथ सॉल्विंग, उसकी जो साइंस को अंडरस्टैंडिंग करने के जो माइंडसेट है, उसमें हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो ये सारे कंसर्न्स बताए हैं राइटर ने। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अभी रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग भी कम से कम हमारे पास 35% ऐसे बच्चे हैं जो अभी बिलो 5 ईयर से ज़्यादा स्टंटेड हैं, 90% वेस्टेड हैं, 32% अंडर। ठीक है, और 67% ऐसे हैं जो बच्चे 6 से 59 मंथ के बच्चे हैं, यानी 1 साल भी अभी पूरा नहीं किया, 1.5 साल 2 साल भी पूरा नहीं किया, जिन्हें एनीमी का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है जिन्हें हमें काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 6 से 23 मंथ का जो बच्चा है, मिनिमम उसी के पास एक एडिक्वेट जो डाइट है वो भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेडिकल साइंस ने ये भी चीज़ कंफर्म करी है कि 90% एक बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो उसके 5 साल तक में ही डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स हमें जो बच्चे का एक फाउंडेशन है, उसे बहुत ज़्यादा, बहुत ही केयरिंग से, बहुत कैजुअलिटी, बहुत कॉजुअली जो है हमें काम करना होगा। उसे जो मिनिमम जो है एडिक्वेट डाइट है वो देनी होगी। जबकि यहाँ हमारे इंडिया में उल्टा है, डाइटरी डेफिशिएंट है, यहाँ पे उसको जो एनीमिया है उसका बहुत बड़ा इशू है, पुअर न्यूट्रिशन है, पुअर हेल्थ है, पुअर मॉर्बिडिटी है। कहीं ना कहीं बच्चे को जो है एडोल्सन से कहीं ना कहीं केयरलेस एक जो है अपब्रिंगिंग हो ही रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया नो डाउट 2030 से उसकी वर्क पॉपुलेशन जो है उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हमें अभी से स्किल लेस, असेट लेस, एजिंग पॉपुलेशंस के इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया के ब्राइट फ्यूचर्स के लिए काम करना होगा। हमारे पास जो अभी जो यंग पॉपुलेशन है, जो आने वाले 3 डेकेड तक काम करेंगे, यानी आपका 2030, ठीक है, 2040 और 2050 तक जो एज पॉपुलेशन काम करने वाली है, और इसके साथ जो बच्चे आने वाले हैं, जो 15 से 19 साल के बच्चे हैं, जो यंग हैं, अब आएंगे, एंटर होंगे स्कूलिंग के बाद, उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, वरना ये एक विशियस साइकिल बन जाएगा, लाइफ साइकिल इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को भी इस डिविडेंड को देखते हुए हमारे क्या फेलियर्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पे काम करने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे सिंपली ये है कि अभी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट पे ना एक पिटिशन फाइल किया गया था। किस चीज़ पे? कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आप प्रेसिडेंट की बात करोगे ना, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो डीएमके हो या एआईडीएमके, कोई भी पार्टी, लोकल पार्टी, जेडीयू, कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी वुमेन के साथ सेक्शुअल हरासमेंट होता है, तो उस पर उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कोई पॉश एक्ट जो ओवरऑल सारे इंडियंस पे, सारे इंस्टीट्यूशंस पे लागू होता है, वो अभी लागू नहीं होता
होता है, ठीक है। तो ये बहुत शॉकिंग वाली बात है। तो यहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो वो कैसे हैंडल करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास खुद की एक कमेटी होती है, उनकी खुद की जो है, उन्होंने जैसे कांग्रेस ने अपना रूल्स क्रिएट कर रखा है, हायरार्की कमेटी बना रखी है, सेम बीजेपी ने डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बना रखी है, ठीक है। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे देखिए पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती है ना, वो बाकी एंटिटीज़ या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनकी तरह ये सिस्टमैटिकली काम नहीं करता कि भैया आपको 9 to 5 जॉब करना है, ये आपकी बिल्डिंग है, यहाँ आपका जो है गार्ड है, यहाँ पे आपका रेस्ट रूम है, ये सारी चीज़ें ऐसा कोई बहुत ही बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं होता ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का। खुद के इनके रीजनल पार्टीज़ अलग अलग जगह पे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक तो ये रीज़न है, लेकिन यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं कि यहाँ पे पिटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट पे कि ये चीज़ होनी चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे जिन्होंने पिटिशन फाइल किया वो उससे पहले इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन से रिलेटेड या इन सारी चीज़ों से जो मेन रिकमेंडेशन है वो इलेक्शन कमिश्नर ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पब्लिक हो या प्राइवेट प्लेसेस पे हो, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि पॉश एक्ट के तहत सेक्शन 3 क्लॉज 1 के तहत जो है किसी भी वुमेन के साथ कोई भी कहीं भी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी, कहीं भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना ही जो है मेन मोटिव है पॉश एक्ट का, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो अब बाकी देखो डिसीजन तो अभी आया नहीं है, लेकिन ये बात उठ गई है ना, PIL फाइल किया गया है। तो इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे सेंटा आना। देखिए सेंटा आना जो है ना, ये एक विंड है, ठीक है। मैं आपको दिखा, देखिए ये सेंटा आना जो है ना, ये आपके एक्चुअली ये देखिए ये आपका रॉकीज़ है, ठीक है। रॉकीज़ ये माउंटेन्स हैं, या आपके यहाँ पे नवादा डेजर्ट आ जाता है, ये USA का मैप है। एक्चुअली यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड चलती है जो आपके लैंड एरिया से पैसिफिक ओशन की तरफ चलती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत बड़े डस्ट स्टॉर्म्स, और कई बार क्या होता है यहाँ बुशेज़ होती हैं, डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे फायर का काम करती है सेम इस विंटर्स के टाइम पे, ठीक है। तो ये सांता आना विंड, और स्पेशली ये नियरली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अभी जैसे ये 25th क्रिसमस आने वाला, तो इस टाइम के पीरियड में ये फिनोमिना देखने को मिलता है सांता आना। और आपको पता है हम जब लोकल विंड्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो उसमें ये फिनोमिना देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वही उसी की इंसिडेंस यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये विंड है जो कि आपके ग्रेट बेसिन रॉकी माउंटेन, सियरा नेवाडा माउंटेन से लेकर कैलिफोर्निया कोस्ट पे, यानी कैलिफोर्निया कोस्ट यानी आपके लैंड से कोस्टल की तरफ शिफ्ट होता है। ये बहुत तेज़ी से होता है फायर, बहुत और ये ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, बहुत नॉर्मली ये है, फ्रिक्वेंट है। आप लोकल विंड्स में जब हम जोग्राफी में पढ़ते हैं तो आपको सेंटा आना और ब्लिजर्ड ऐसे करके विंड जो विंटर्स में होती हैं वो चलती हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ में है, तो आप एक बार लोकल विंड्स का एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली आर्टिकल्स में डेटा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं। आपको पता है अभी 5-6 महीने की अगर हम बात करें तो वैसे तो 2022 से क्या है, हमने अभी जो वीट है, राइस है, इसको जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसे बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि कोविड में क्या होता है कि क्योंकि कोविड का ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 5 kg जो है PDA सिस्टम में बांटना शुरू किया। तो क्या हुआ 2022 तक आते आते ना, 2022 तक आते आते 2011 के बाद जो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए ना, वो स्टॉक काफ़ी कम हो गया था। तो गवर्नमेंट ने 2022 से तुरंत क्या किया कि इन्होंने कहा कि कम से कम 1 से 1.5 साल तक जो है अब आने वाले टाइम पे हम अपने बहुत मेजर चीज़ें जैसे राइस है, वीट है, हम उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपने पहले गोदाम को भरेंगे, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये बैन अभी लगा हुआ था, ठीक है, कुछ पल्सेस में भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे ऑल्दो कुछ चीज़ों पे हटा दिया गया है। तो अभी एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब वापस से जो है वीट का थोड़ा बहुत जो कमी है वो अभी सप्लाई नहीं हो पाई है। एडिबल ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का काम कर रही है यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। तो अगर हम वीट की बात करें तो देखिए वही है कि वीट का इन्होंने बोला है कि अगर आप बात करोगे अभी इस विंटर की तो होप्स हो जो अभी रबी क्रॉप होने वाली है, आपकी जो रबी क्रॉप है उसमें एक्सपेक्टेशन से अच्छी कटाई होगी, क्योंकि रेनफॉल भी अच्छा हुआ था, विंटर भी अच्छे से शुरू हुआ है और बुआई भी अच्छे से हो गई। तो अब कटाई का टाइम जब जनवरी फेब के पास आसपास आएगा तो पता चलेगा कि कितना स्टॉक हम इस बार निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें जो एडिबल ऑयल्स है, देखिए एडिबल ऑयल्स का अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अलग अलग ऑयल्स होते हैं, जैसे पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, रेपसीड है, मस्टर्ड ऑयल है, बहुत सारे अलग अलग ऑयल्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं। याद रखना इंपोर्ट करते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट 9% जो ऑयल करते हैं वो है पाम ऑयल, इंडिया के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि एक तो ये चीपेस्ट है और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो हमारा इंडोनेशिया है। तो अभी इंडोनेशिया से जो हम पाम ऑयल मंगवा रहे हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है,
ठीक है। पाम ऑयल के अलावा हम कौन कौन से ऑयल मंगवाते हैं, जैसे कि आप सोयाबीन ले लो, सनफ्लावर्स ले लो, रेपसीड ले लो, ठीक है, ये सारे ऑयल्स मंगवाते हैं। अब जैसे इंडोनेशिया से हम पाम ऑयल मंगवाते हैं तो ये इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कुछ रिसेंट टाइम से क्या हो रहा है कि इंडोनेशिया ने अपने, जैसे हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग सुना है आपने, हमारे में है एथेनॉल ब्लेंडिंग, हमारा जो पेट्रोल होगा, डीजल होगा, उसमें हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है ताकि हम जो है ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस चीज़ की डिपेंडेंसी को कम कर सकें, क्योंकि जो एथेनॉल है वो आपके शुगर केन हो गया और सड़े गले जो वेजिटेबल्स होते हैं उनसे बनते हैं, और हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी सेम स्कीम्स की तरह ही जो है यहाँ पे इंडोनेशिया में क्या किया है, जो पाम ऑयल है ना उसे ब्लेंड करने का एक पॉलिसी है। पहले था इनका 2008 से ही ये है, बहुत पहले से है। 2008 में तो ये नियरली शायद 2% के आसपास ही ब्लेंड करते थे, लेकिन अब आते आते इन्होंने कम से कम 40% ब्लेंड करना शुरू कर दिया जो पाम ऑयल होता है। तो क्या होता है कि अब पाम ऑयल अब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर तो है और इंडिया को भी अच्छा खासा कम से कम 9% जो है इंडिया इससे इंपोर्ट करता है। तो क्या होता है कि वही अब सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ घर के डिमांड के लिए अब वो लोग कम एक्सपोर्ट करेंगे, या एक्सपोर्ट भी करेंगे तो बहुत हाई प्राइस पे करेंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो है एक इन्फ्लेशन का काम कर रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है रीज़न, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा इतना। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। देखिए आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से जो है, चाहे वो हमारा जो 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो तब से लेकर अभी भी जो है, रिसेंटली अभी अगर आपकी एनडीए गवर्नमेंट है वो भी जो है देश में यूसीसी लाने की बात चल रही है ना। और यहाँ तो नो डाउट 1980 से ही जो बीजेपी है एनडीए गवर्नमेंट, इनका तो प्लेज भी रहा है राम मंदिर का सॉल्व करना, यूसीसी लेके आना, ट्रिपल तलाक, जैसे बहुत सारे पॉलिटिकली इनके खुद के जो हैं हर एक पार्टी का होता है, तो उसमें से एक मुद्दा यूसीसी भी है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को वापस से याद दिलाया। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इनका ये कहना है कि एक्चुअली ये हम ही नहीं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत बड़े मेकर्स थे, जैसे बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, के.एम. मुंशी जी थे, उन्होंने भी उसी समय ईगरली बोला था कि हमारा नेशन और अच्छा तब हो पाएगा जब हम यूसीसी ले पाएंगे, यूसीसी ला पाएंगे। यूसीसी में क्या है, देखिए बेसिकली सिंपल से बोलें तो ये आर्टिकल 44 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 के तहत। ठीक है, अब यूसीसी क्या कहता है कि जैसे अगर आपको पता है हिंदू अलग है, बुद्धिज़्म अलग है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लामिक है, जूइज़ हैं, कुछ पारसीज़ भी हैं, मतलब वही जूइस पारसीज, ठीक है, और भी अलग अलग फेथ के लोग हैं। इन सब की जो शादियां होती हैं, जो डिवोर्स होता है, जो प्रॉपर्टी राइट्स होता है, जो वुमेन्स के कुछ राइट्स होते हैं, ये सबके अलग अलग है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को, जो जैसे वुमेन्स का ले लो है ना, या फिर उनके प्रॉपर्टी राइट्स का ले लो, तो ये सारी चीज़ें इक्वली लॉ नहीं बन पाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करके यूसीसी ही जो है एक मेन मोटिव है। दैट मीन्स ये है वन नेशन वन लॉ फॉर ऑल द रिलीजन ही। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर हमारे पास कोई स्टेट है तो वो है गोवा, जिसके पास यूसीसी ऑलरेडी है। और अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने भी यूसीसी को जो है, सॉरी हिमाचल प्रदेश करी, उत्तराखंड ने यूसीसी को 2023 में इसको ला दिया। 2024 की शुरुआत की बात है। ठीक है, उत्तराखंड ने इसको अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो अब जो है इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो यही है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स के बेसिस पे कि यूसीसी किस चीज़ पे अप्लीकेबल होता है। मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, एडॉप्टेशंस में और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों में यूसीसी जो है, इन सारी चीज़ों पे देखकर यूसीसी जो है मेनली लॉ बनाएगी। तो और ये टाइमलाइन है कि कब कब क्या क्या लिया गया था, बाकी ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आपको पता होगा कि अभी कल परसों की बात है, मिस्टर जो हमारे तबला मास्ट्रो हैं मिस्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, बहुत ही दुख की खबर थी ये। लेकिन यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी वो एक्चुअली आइडियोपैथेटिक प्लूमेंट्री फाइब्रोसिस करके, आईपीएफ करके एक लंग डिजीज़ है, उसकी वजह से हुआ है। ऑल्दो इसका जो सोर्स नहीं पता चला, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये लंग इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो बॉडी में जब आपके ऑर्गन, स्पेशली जब लंग हो गए, लंग के जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जब आपके बॉडी में कुछ इंजरी होती है और वो इंजरी को रिकवर आपके वाइट, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसके अलावा जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, वो वापस रिकवर करती है बॉडी ऑटोमेटिकली। जब बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर करना बंद कर देती है ना, तो अलग अलग ऑर्गन डैमेज होना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही जो है यहाँ पे लंग का बताया, ऑल्दो यहाँ पे सोर्स नहीं बताया कि क्या रीज़न है आईपीएफ का, लेकिन उन्होंने बोला है कि इसका मेन रीज़न होता है डस्ट, स्मोक, इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, की वो जो है इम्यून का रिस्पॉन्स ना देना बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो ये एक मेनली रीज़न बताया गया है आईपीएफ, यानी आपका जो इस डिजीज़ का नाम क्या है, आइडियोपैथिक प्लूमेंट्री फाइब्रोसिस। ठीक है, और ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है ये न्यूज़ में है तो। और
इसके अलावा इन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ड्राई कफ, फैटीग होता है, वेट लॉस होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्दो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो कम से कम 0.09 से 1.13% लोगों में है। इंडिया में भी सेम रेशियो है, अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि ये डिजीज़ पहली बार आया है या पहली बार ही इनको हुआ है, या नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है, बहुत लोगों में है ये, ठीक है। तो बी अवेयर, CT स्कैन कराना, पहले से प्री टेस्ट वगैरह, मेडिसिन वगैरह लेना यहाँ बताया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए इसका मैं ओवरऑल बता देती हूँ, क्योंकि अभी इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया, ये इशू है, ये मुद्दा है कि भैया जो हमारी रिजर्वेशन मिलता है, आपको पता है हमें जो है 15 क्लॉज 4 के तहत और 16 क्लॉज 4 के तहत रिजर्वेशन मिलता है, OBC को मिलता है। इसके अलावा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिलता है, अभी 2021 के आसपास से 2020 के आसपास से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को मिलने लग गया है, OBC को मिलता है, SC को मिलता है, ST को मिलता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन भी मिलता है, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा कहाँ से उठा, अभी आपको पता होगा 5-6 महीने पहले ना वेस्ट बंगाल में ममता जी ने क्या किया, 77 कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन दिया, जिसमें से 75 कम्युनिटी ऐसी थी जो मुस्लिम थी। दैट मीन्स उन्होंने सीधा सीधा बोला कि जो ये 75 कम्युनिटी है उन्हें रिजर्वेशन दिया ही इसलिए गया है क्योंकि वो मुस्लिम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बात मेंशन है कि रिलीजन के बेसिस पे भी जो है हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो इसका जवाब है नो, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं बोला गया कि हम दे नहीं सकते, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि देना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन जो है किस लिए दिया गया है, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो आपके OBC हो, या फिर आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो। इनका क्राइटेरिया क्या रखा है, या तो हिस्टोरिकली बहुत ही डिप्रिवाइड सोसाइटी में रहे हैं ये लोग कम्युनिटी, या फिर इन्हें एजुकेशनली और सोशली जो है कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस फेस करना पड़ा है। कहीं भी इन कम्युनिटीज़ में रिलीजन तो आया ही नहीं है मुद्दा कभी भी, ठीक है। तो वही क्लेश यहाँ पे आया है। एक्चुअली बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जब ये सरकार ने, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन पास किया, तो वहाँ पे कलकत्ता के हाई कोर्ट ने इसे चैलेंज किया था, मतलब स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर इसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही पूरा मुद्दा घूम रहा है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अब सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन सा आर्टिकल है जो रिजर्वेशन की बात करता है, तो क्लॉज 16(4) ये कहता है कि स्टेट के पास ये राइट्स है कि अगर उसे लगता है कि हमारे स्टेट में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है पर्टिकुलर किसी ग्रुप का, तो उससे वो रिजर्वेशन दे सकता है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, है ना। लेकिन यहाँ पे रिलीजन के लिए कहीं नहीं बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन राइटर बता रहे कि अगर आप बात करोगे केरला में, तो केरला में 1956 में मुस्लिम के बेस पे OBC का कोटा दिया गया। कर्नाटक और तमिलनाडु ने 1995 और 2007 में जो है OBC मुस्लिम को जो है कोटा दिया है मुस्लिम के बेसिस पे, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स ने यहाँ पे दिए हैं। ऑल्दो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को चेक करने के लिए भी ना 1990s में क्लासेस की कमीशन मिस्टर चिन्नप्पा रेड्डी के द्वारा एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी गई थी कि क्या यहाँ पे हम जो है रिलीजन के बेसिस पे हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी तक जो हम रिजर्वेशन देते हैं ना, वो सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन स्टेटस के बेसिस पे देते हैं, है ना। नौकरी हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना हो, यहाँ रिलीजन की तो कहीं बात ही नहीं आ रही है। इवन 1992 का एक जजमेंट आया था इंदिरा स्वानी केस, ठीक है, उसमें भी इन्होंने यही बोला था इंदिरा स्वानी के केस में भी कि OBC की कोटा भी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इस कम्युनिटी के साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और इस कम्युनिटी का जो OBC के अंडर में जो कम्युनिटी आती है वो कहीं ना कहीं एजुकेशनली और सोशली, इकोनॉमिकली जो है सोशली बैकवर्ड है सोसाइटी में, इसीलिए, ना कि उसके पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से यहाँ पे दिया जा रहा है। और रिजर्वेशन कभी भी किसी के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं दिया गया है, ना दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये केस उठता रहा। ऑल्दो ये इशू पहला नहीं है, बहुत पहले भी आ चुका है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया जैसे ही बॉम्बे कह रही हूँ, कलकत्ता के जो वेस्ट बंगाल की जो CM है, गवर्नमेंट है, इन्होंने जैसे ही दिया, कलकत्ता के हाई कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया, तो वापस ये चैलेंज किया गया है, ठीक है। तो वही बात है। अब देखिए, अब आपको पता है कि अब जैसे अब दूसरा इसके साथ मुद्दा ये है कि मान लीजिए कोई स्केड्यूल कास्ट का बंदा है या स्केड्यूल ट्राइब का, यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट की बात चल रही है, और कई देखा गया है कि स्पेशली हिंदू के लोग जो स्केड्यूल कास्ट में होते हैं उन्होंने रिलीजन चेंज किए हैं, चाहे वो जैसे बौद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी ले ली, या फिर अगर मुस्लिम में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इशू मुद्दा उठ के आया कि अगर मान लीजिए कोई स्केड्यूल कास्ट का पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर लेता है, ठीक है,
तो क्या उसे वही एससी का कोटा दिया जाएगा? ठीक है, तो ये केस अभी नहीं, ये केस पहले भी उठा था। ठीक है, एक मिनट, ये केस सबसे पहले उठा था 1985 में, जो है सूसाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में, कि भैया अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के पर्सन ने अगर मुस्लिम कम्युनिटी में चले गए तो क्या उसे रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि उसने रिलीजन चेंज कर लिया है, क्योंकि जो एससी था वो हिंदू के थे, या फिर हिंदू के अलावा अगर वो बौद्धिज्म या क्रिश्चियनिटी में शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या वो रिजर्वेशन के हकदार नहीं है? तो जब ये केस आया तो यहाँ पे फाइनली ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भैया अगर शेड्यूल कास्ट का पर्सन किसी और रिलीजन में चला जाता है, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी रिलीजन हो, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो लेवल जिस रिलीजन में गए हैं उसमें भी उन्हें वही डिप्रीवेशन फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई शेड्यूल कास्ट को दिया ही इसलिए जा रहा था क्योंकि हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किए गए हैं। उस डिस्क्रिमिनेशन से उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए ही रिजर्वेशन दिया गया है, ना कि रिलीजन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और इसके बाद भी 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यहाँ पे जो है बिल लाने की कोशिश करी कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट कर देता है, जैसे ये यहाँ पे सोसाई जो वर्स यूनियन ऑफ केस है ना, मिस्टर सोसाई करके, ये एक शेड्यूल कास्ट के थे और ये क्रिश्चियनिटी में शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पे इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा था और इनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, आप एससी का सर्टिफिकेट दो। तो इन्होंने कहा कि भैया मैं एससी नहीं हूँ, मैं अब क्रिश्चियन में चेंज हो गया हूँ, तो लेकिन रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा ना जब तक आप एससी का सर्टिफिकेट नहीं दोगे। ठीक है, तो ये केस काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है, चाहे वो यूपी की सरकार हो। ओवरऑल अभी तक तो यही था कि किसी भी पर्सन को रिलीजन के बेसिस पे जो है वो है रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा। और इवन इसके बाद भी अगर आप बात करोगे कि गाजी साउद्दीन वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट में भी देख लो या फिर और भी केसेस में देख लोगे, तो फाइनली मुस्लिम्स को जो है चाहे वो एससी मुस्लिम हो, जो कोई भी मुस्लिम हो, कन्वर्टेड मुस्लिम हो, उन्हें ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं वापस क्या होता है, इसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आता है। तो आई होप आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई हो कि मुद्दा क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं वो क्या फाइनल वर्डिक्ट देती है, उसी पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो ओवरऑल आज आर्टिकल ये था। थैंक यू।